हेलो एंड नमस्ते। मैं हूं नैन्सी बंसल और आप सभी का स्वागत है पॉलिटिकल साइंस के नए चैप्टर में जिसका नाम फेडरलिज्म। तो आइए शुरू करते हैं। What is a federalism? Federalism is a system of government where power is divided between a central authority and various constituents such as state and province. देखिए, इंडिया के अंदर क्वासी फेडरलिज्म है। इसको हम बाद में समझेंगे कि क्वासी फेडरल क्या चीज़ है। तो पहले समझते हैं फेडरलिज्म क्या है। स्टेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जिसमें पावर डिवाइडेड हो, यानी कि सेंटर के पास पूरी पावर ना हो कि स्टेट या उसके प्रोविंसेस के पास पावर हो। जैसे हमारे इंडिया के अंदर इस कॉन्स्टिट्यूट यूनिट्स को स्टेट बोला जाता है, वहीं पाकिस्तान में प्रोविंसेस बोला जाता है। तो इसकी क्या की फीचर्स हैं? 2 level of government. Here is one thing more. It can be 3 level also. For example, in India, there is 3 levels: central, state and local bodies. Both level are independent from each other. For example, state have own autonomy in some cases, but center can interfere in that matter when center find mistake or some illegal thing. Government are answerable to the people, not to each other. Government is for the people, not for each other. Features of federalism, let's focus more. Multiple level of government, as you know, multiple levels. There is a vertical power sharing method. Jurisdiction over citizen, different tiers govern the same jurisdiction, but each has its own jurisdiction for legislation, taxation and administration. यानी कि गवर्नमेंट ने इंडिया के अंदर हम देखते हैं तो इंडिया के अंदर पावर का डिवीज़न कर रखा है। पावर का डिवीज़न किया है तो सेंटर के पास अपनी पावर है, स्टेट के पास अपनी पावर है, अपने जुरिडिक्शन है। अगर हम देखें हमारे इंडिया के अंदर इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, तो सेंटर की अपनी सुप्रीम कोर्ट है और स्टेट की अपनी हाई कोर्ट है। अगर सेंटर स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है या स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इसमें सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है। फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म में और फोकस करते हैं रोल ऑफ कोर्ट्स। कोर्ट्स स्पेशली द हाईएस्ट कोर्ट इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिजॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। देखिए, संविधान की व्याख्या करना ये भी हमारे न्यायालय का सबसे बड़ा काम है। तो हम सबसे हायर अथॉरिटी मतलब हायर कौन है हमारे इंडिया में? सुप्रीम कोर्ट। तो हमारे वो सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या करता है और कहीं पर भी अगर उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें एक्शन ले सकता है। और बिटवीन द लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में पावर का डिवीज़न भी होता है। फाइनल ऑटोनॉमी, सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल आर स्पेसिफाइड टू इंश्योर फाइनल इंडिपेंडेंस। यानी कि हम देखते हैं कि हमारी इंडिया के अंदर यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट है, तो इसके भीतर पावर का डिवीज़न किया गया है। तो इनकी लिस्ट के अकॉर्डिंग ही टैक्सेशन और डिफरेंट फील्ड्स का डिवीज़न होता है। अगर ये लिस्ट नहीं होंगी तो पावर का डिवीज़न नहीं हो पाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी, द जुरिडिक्शन ऑफ ईच लेवल आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी द एग्जिस्टिंग अथॉरिटी। अमेंडमेंट, चेंजेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि फेडरल में ये नहीं है कि सेंटर अपनी सुप्रीमेसी चला सके, उसे स्टेट की भी कंसर्न लेनी पड़ेगी अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर। जैसे हमारे इंडिया में स्पेशल मेजॉरिटी के लिए अगर स्पेशल मेजॉरिटी किस केस में चाहिए? स्पेशल मेजॉरिटी चाहिएगी कुछ स्पेशल प्रोविज़न है उसमें अमेंडमेंट करने के लिए। अगर कोई नॉर्मल बिल पास करना है तो उसमें नॉर्मल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। टाइप ऑफ फेडरेशन, कमिंग टुगेदर फेडरेशन और पहले कमिंग टुगेदर फेडरेशन को समझते हैं। इंडिपेंडेंट स्टेट ज्वाइन टू फॉर्म अ फेडरेशन, यानी कि इसमें स्टेट आकर मिलकर एक फेडरेशन बनाते हैं। वही दूसरी तरफ एक ऐसी फेडरेशन होती है जिसमें सेंटर डिवाइड करता है पावर को। अगर हम इंडिया का एग्जाम्पल लें
तो इंडिया ने सेंटर को सुप्रीम रखकर पावर का डिवीजन बाद में किया गया। तो आप इस मैप में देख सकते हैं कि किन किन कंट्री के अंदर फेडरलिज्म फॉलो किया गया है। फेडरलिज्म के ऑब्जेक्टिव भी देखते हैं। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी एंड आइडियल फेडरल सिस्टम। देखिए, द फेडरल सिस्टम एम्स टू प्रमोट द यूनिटी ऑफ द गवर्नमेंट व्हाइल अकोमोडेट रीजन डाइवर्सिटी। हम इंडिया के अंदर देखते हैं, इंडिया के अंदर विविधता में एकता को कहा गया है। कैसे? हमने एक और एग्जाम्पल देखा था बेल्जियम का, उसमें भी अनेकता में एकता को बताया गया है। कैसे? क्योंकि इसमें पावर्स का डिवीज़न किया गया है। पावर्स का डिवीज़न हमारी इंडिया के अंदर स्टेट को डिवाइड किया गया है ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस। इंडिया में लैंग्वेज की डाइवर्सिटी है, कल्चर की डाइवर्सिटी है, एथनिसिटी की डाइवर्सिटी है। तो इसके बेसिस पे ही पावर का डिवीज़न करना एक यूनिटी और डाइवर्सिटी को दर्शाता है। आइडियल फेडरल सिस्टम बिल्ट ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। अब बताइए, अगर म्यूचुअल ट्रस्ट ही नहीं होगा, एक फेडरलिज्म का मतलब ये होता है एग्रीमेंट। हम देखते हैं फेडरलिज्म कहाँ से आया है। फेडरलिज्म फ्यूडल्स वर्ड से आया है और फ्यूडल्स का मतलब ही एग्रीमेंट होता है। जब तक आप एग्रीमेंट नहीं करेंगे तब तक आप बेटर गवर्नमेंट बना ही नहीं सकते हैं। और 3 टायर गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, जैसे यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, ये इंडिया का एग्जाम्पल है। इसमें 3 टायर लेवल को देखा जाता है। लोकल गवर्नमेंट पहले हमारे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन नहीं थी, तो बाद में जब पंचायती राज सिस्टम आया उसके द्वारा हमारे इंडिया के अंदर लोकल गवर्नमेंट आएगी। इसका कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, कैसे था, डिसेंट्रलाइजेशन कैसे हुआ, ये हम आगे देखेंगे। और यूनियन गवर्नमेंट क्या है? यूनियन गवर्नमेंट सेंटर के पास पावर जो होती है यूनियन गवर्नमेंट, जो कि इंटायर नेशन को दर्शाती है। और स्टेट गवर्नमेंट जो प्रोवेंस और स्टेट इनकी अपनी ऑटोनॉमी है, अपना कार्य क्षेत्र है, उसको दर्शाती है। तो इंडियन फेडरलिज्म को समझते हैं। फेडरलिज्म की डेफिनेशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, तो हम इंडिया के सिस्टम पे डायरेक्ट लैंड करेंगे। इंडिया इज ए फेडरल कंट्री एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफरेंट आर्टिकल्स के अंदर इस चीज़ के कई सारे प्रोविज़न किए गए हैं। तो हमारे यहाँ 3 टायर गवर्नमेंट है, एज यू नो, सेंटर, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट। ये आप मैप देख सकते हैं 1947 में। इससे पहले प्रिंसली स्टेट थे। 1947 में इंडिया में डिफरेंट लैंग्वेज के बेसिस पे ना सही, लेकिन लैंग्वेज के बेसिस पे तो बाद में डिसाइड किया गया था, पर जो स्टेट और प्रिंसली स्टेट थे उनको मिलाया गया और उन्हें डिवाइड किया गया। पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? तो देयर आर 3 लिस्ट ऑफ लेजिस्लेटिव पावर: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट आते हैं, जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग। फॉर एग्जांपल लेते हैं डिफेंस। अगर डिफेंस स्टेट के लिस्ट में आता तो सोचिए क्या होता, हर स्टेट की अपनी आर्मी होती और स्टेट अपनी बाउंड्री बनाने के लिए लड़ते। लेकिन ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि हमारा यूनिटरी फॉर्म को भी फॉलो किया गया है, तो इसलिए डिफेंस यूनियन लिस्ट के अंदर आता है। स्टेट लिस्ट, सब्जेक्ट ऑफ स्टेट एंड लोकल इम्पोर्टेंस। एग्जाम्पल पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर। कॉन्करेंट लिस्ट, सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। एक कंडीशन है इसके अंदर भी, अगर सेंटर और स्टेट में से अगर स्टेट ने लॉ बना लिया है और सेंटर ने लॉ नहीं बनाया है तो उस समय स्टेट का रूल फॉलो हो सकता है। लेकिन अगर सेंटर ने बना लिया है और स्टेट का कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है तो उस समय सेंटर की कॉन्फ्लिक्ट लिस्ट वाले मामले को सुप्रीम रखा जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट लिस्ट को समझते हैं। मैटर ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को बोथ द यूनियन एंड स्टेट है, जैसा कि मैंने बता दिया था। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, ट्रेड यूनियन, मैरिज, अडॉप्शन एंड सक्सेशन,
legislation both government can make law but union law prevail in case of conflict, जैसा कि मैंने अब बताया था. एक ऐसी फेडरेशन जो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन हो, यानी कि इंडिया की फेडरेशन कैसी है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है. और लार्ज कंट्री डिवाइड्स पावर बिटवीन द नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट. दो तरह की फेडरेशन होती हैं, जो ये हम पहले ही देख चुके हैं. तो इंडिया की होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है जिसमें पावर्स को डिवाइड किया गया है डिफरेंट स्टेट के अंदर ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस, ऑन द एथनिसिटी, ऑन द कल्चरल बेसिस. फॉर एग्जाम्पल इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम एंड सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड टू हैव मोर पावर. ये बताइए, अगर सेंटर के पास पावर नहीं होगी इंडिया के अंदर तो क्या होगा? अगर सेंटर की पास पावर नहीं होगी तो स्टेट अपनी अपनी ऑटोनॉमी मांगेंगे, अपने अपने अधिकारों को अलग मांगेंगे, अपने अपने क्षेत्र में एक अधिकार मांगेंगे. तो इस सब से बचने के लिए सेंटर को स्ट्रॉन्ग बनाया गया है. और हमारी इंडिया के अंदर सिंगल सिटीजनशिप है, इंडिपेंडेंट ज्यूडिशरी है. तो ये सारे फीचर्स बताते हैं कि इंडिया क्वासी फेडरल है, ना कि प्योर फेडरलिज्म. टैक्सेशन पावर्स को देखते हैं हम. टैक्सेशन राइट्स बोथ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट के लेवल टैक्स. ये डिफरेंट जो हमारी लिस्ट के अंदर लेजिस्लेटिव पावर्स के अंदर डिवीजन किया गया है उसके बेसिस पे डिसाइड होता है. और टैक्सेशन का पर्पस क्या होता है कि टू रेज रेवेन्यू फॉर डेवलपमेंट सच एज रूरल डेवलपमेंट और फॉर गिविंग द इनकम फॉर एम्प्लॉयज और मैनी पर्पज आल्सो. There are special status are given to the certain state such as Nagaland, Assam, Arunachal Pradesh, Mizoram, such as Jammu Kashmir also given special status. Why is given so? It is a given because of the reason they have a difference among ethnicity, among language basis on and many background also here. There is a background lies of the 1947 which we discuss further. आर्टिकल 371 के तहत इसमें डिवीजन किया गया. कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स की भी बात करते हैं. पावर शेयरिंग अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर. Amendments required 2/3 majority in both houses of parliament. ये सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी की बात हो रही है. 2/3 मेजॉरिटी जो भी सिंपल जैसे कुछ प्रोविजंस हैं जिसके अंदर सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है, उस केस में बात कर रहे हैं. डिस्प्यूट रिजोल्यूशन. हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट रिजॉल्व पावर शेयरिंग डिस्प्यूट्स. हाई कोर्ट स्टेट के अंदर करते हैं और अगर सेंट्रल स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है तो इसमें सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेता है. और लिंग्विस्टिक केस की बात करते हैं. मेजर टेस्ट क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट वाज अ फर्स्ट टेस्ट ऑफ फेडरलिज्म. अगर हम इंडिया के अंदर देखें, जैसा मैं आपको बताया था कि 1947 में लिंग्विस्टिक बेसिस पे ही हमारे अंदर ये डिसाइड किया गया था कि स्टेट का डिवीजन लिंग्विस्टिक बेसिस पे किया जाएगा. In 1947, all state boundaries were withdrawn to accommodate linguistic and cultural difference. No linguistic states like Nagaland, Uttarakhand and Jharkhand were created based on cultural and geographical factors. Let's see the impact of federalism. देखो, फेडरलिज्म का पहला इम्पैक्ट होता है कि इससे पावर शेयरिंग अच्छी होती है. दूसरा, एक फ्रीडम मिलती है तीनों ही ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव को. तीनों ही इंडिपेंडेंटली वर्क कर पाती हैं. तीसरा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी. चौथा, एक रीजनल ऑटोनॉमी भी मिलती है इससे. सो देखते हैं इसमें क्या लिखा है. फेडरल पावर शेयरिंग मोर इफेक्टिव टुडे कंपेयर टू द अर्ली ईयर्स आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स. कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है? कॉन्स्टिट्यूशन एक दायरा देता है, एक सोसाइटी को एक मार्ग दिखाता है कि हमें कैसे चलना है. विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन
हम वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे वहाँ रिटर्न कुछ, अगर हमारे पास रिटर्न कुछ होगा नहीं, हम अगर ऐसे ही चलेंगे विदाउट कन्वेंशंस के बेसिस पे, तो हम अच्छे से रन अप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी कंट्री फुली लिटरेट नहीं है, फुली एजुकेटेड नहीं है। अगर फुली एजुकेटेड भी होती तो कन्वेंशंस के बेसिस पे चलना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ी है। फेडरलिज्म का रिजल्ट बताइए क्या है, सोचिए। इसका रिजल्ट मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इसका रिजल्ट है कि ये स्ट्रेंथन करता है हमारी ऑटोनॉमी को, गवर्नमेंट के लिए रिस्पेक्ट लाता है, और बाकी सारी चीज़ मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। सेंटर एंड स्टेट रिलेशन को भी स्ट्रेंथन करता है। और देखना है इंडिया के अंदर सेंटर स्टेट रिलेशन को। स्ट्रक्चरिंग रिलेशन सेंटर स्टेट रिलेशन हैव बीन restructured to strengthen federalism. Autonomy of state. Respect for state autonomy has grown due to a new power sharing culture and Supreme Court judgment restricting arbitrary state decisions. मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि किस तरीके से सेंटर स्टेट के रिलेशन, ऑटोनॉमी को, पावर शेयरिंग कल्चर को बढ़ावा देना, ये सब पॉसिबल है फेडरलिज्म के द्वारा। इंडिया के अंदर लैंग्वेज पॉलिसी क्या है? इंडिया के अंदर 44% पीपल हिंदी बोलते हैं। इंडिया के अंदर कोई भी भाषा को राजभाषा का दर्जा तो प्राप्त है हिंदी को, लेकिन राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेज हैं। हमारे 7 शेड्यूल के अंदर लैंग्वेजेस को डिफाइन किया गया है। तो हमारे अंदर 22 शेड्यूल लैंग्वेज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है। सेकंड टेस्ट, इंडियन फेडरलिज्म इज टेस्टेड बाय इट्स लैंग्वेज पॉलिसी। जैसा मैंने आपको बताया था कि लैंग्वेज के बेसिस पर डिवीजन किया गया है। नो नेशनल लैंग्वेज, नो नेशनल, हिंदी इज नॉट अ नेशनल लैंग्वेज, इज ए ऑफिशियल लैंग्वेज। एंड समझते हैं व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन। फेडरलिज्म का मतलब ही होता है डिसेंट्रलाइजेशन, लेकिन इंडिया के अंदर इसको 3 टायर लेवल पे दिया गया है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पावर्स फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू लोकल गवर्नमेंट। यानी कि हम डिसेंट्रलाइजेशन, आप समझिए, डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि सेंटर के पास पावर ना हो कि लोकल बॉडीज के पास पावर होना, जिससे वो अपने क्षेत्र में स्वायत्तता प्राप्त कर सके। ये क्या प्रूव करता है या क्या इनहेंस करता है? ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इनहेंस करता है। इसमें महिलाओं की भागीदारी को भी बढ़ावा देने की क्षमता है। इसका कॉन्टेक्स्ट कहाँ से आ गया? 1992 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, जिसके द्वारा पंचायती राज सिस्टम को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया गया, जिसमें 3 टायर लेवल की गवर्नमेंट को प्रधानता दी गई। फीचर्स ऑफ द 1992 अमेंडमेंट: मैंडेटरी इलेक्शन। व्हाट इज द इलेक्शन? रेगुलर इलेक्शन फॉर लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। स्टेट इलेक्शन कमीशन established in each state to oversee local election। हम जानते हैं कि हमारे पास इलेक्शन कमीशन है, लेकिन स्टेट के भी अपने इलेक्शन कमीशन होंगे और उनके लोकल लेवल पे भी इलेक्शन किए जाएंगे। ये हमारे 1992 अमेंडमेंट के फीचर्स हैं। स्ट्रक्चर ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज। पंचायती राज सिस्टम है, जैसा कि आप जानते हैं। ये पंचायती राज सिस्टम पॉपुलर फॉर्म ऑफ रूरल लोकल गवर्नमेंट की है। तो ग्राम पंचायत होंगी, इसमें ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे होगी, और क्या क्या कंप्राइज करेगी? वार्ड मेंबर और एक प्रेसिडेंट, जिसको सरपंच कहा जाता है, उसको अपने आप में समाहित करेगी। और मीटिंग कब कब होनी चाहिए इसकी? हेल्ड एट लीस्ट 2-3 टाइम्स अ ईयर टू अप्रूव बजट एंड रिव्यू परफॉर्मेंस। स्ट्रक्चर ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज में भी म्यूनिसिपैलिटीज़ को बनाया गया है गवर्न स्मॉलर टाउन्स, यानी कि स्मॉलर जो टाउन्स या कस्बे होते हैं उनको गवर्न करने के लिए।
लोकल गवर्नमेंट यानी कि हम देखते हैं लोकल गवर्नमेंट का मतलब ये है कि सिर्फ रूरल लेवल, रूरल और अर्बन दोनों ही क्षेत्रों में, रूरल में ग्राम पंचायत, अर्बन में नगर पंचायत, और इसको कहते हैं म्यूनिसिपैलिटीज। पॉलिटिकल हेड कौन होंगे? म्यूनिसिपल चेयरपर्सन फॉर म्यूनिसिपैलिटीज, मेयर फॉर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। इम्पैक्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में डिसेंट्रलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। अराउंड 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन लोकल बॉडीज अक्रॉस इंडिया। आप देखिए कितना अच्छा सक्सेस हम देख सकते हैं कि 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लोकल बॉडीज़ के अंदर आए हैं। इसने डेमोक्रेसी को भी स्ट्रेंथन किया है, क्योंकि जब पीपल खुद अपने लिए डिसीजन लेंगे, खुद वोट करके अपने लिए मेंबर को सिलेक्ट करेंगे, तो इट्स अ गुड फॉर डेमोक्रेसी एंड रन वेरी स्मूथली। डीपन ग्रास रूट डेमोक्रेसी यानी कि ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी को भी स्ट्रेंथ किया है। विमेंस का रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ाया है। अब कंक्लूजन देते हैं। फेडरलिज्म इन इंडिया हैज़ इवॉल्व थ्रू लिंग्विस्टिक एंड स्टेट क्रिएशन, लैंग्वेज पॉलिसी एंड सेंटेंस स्टेट रिलेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था, लैंग्वेजेस पॉलिसीज़ के बीच में हमारे वहाँ डिवीज़न हुआ था। इसने लैंग्वेज की एक डाइवर्सिटी है हमारे वहाँ पे, उसको भी स्मूथ किया है, और सेंटर स्टेट रिलेशन को भी स्ट्रेंथन किया है। फेडरलिज्म अलाउज डाइवर्सिटी टू थ्राइव व्हाइल मेंटेनिंग यूनिटी को भी बढ़ा। तो जेम्स मैडिसन का एक कोट है बहुत अच्छा फेडरलिज्म के ऊपर, उसको देखते हैं। द ऑपरेशन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट विल बी मोस्ट एक्सटेंसिव एंड इम्पॉर्टेंट इन टाइम्स ऑफ वार एंड डेंजर, दोज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स इन टाइम्स ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी। आप समझ ही गए होंगे, वॉर एंड डेंजर के समय में फेडरल गवर्नमेंट बहुत अच्छा साबित होती है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने में बहुत अच्छा साबित। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे और इसी तरह पढ़ते रहें।